वेलकम टू रेडिस क्लासेस। माय नेम इज़ जगदीश शुक्ला और आज हम करने वाले ओसी का सेकंड चैप्टर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इसके एग्जांपल्स भी लिए थे हमने प्लानिंग के ऊपर और स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग के ऊपर। ये लेक्चर में हम सबको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो हमारे जो फंक्शंस है शॉर्ट में हम उसको पोस्ट को करके याद रखेंगे। प्लानिंग पी से, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। तो हमें सब फंक्शंस को डिटेल में पढ़ना है। पहला फंक्शन है हमारा प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या होता है कि एडवांस में सोच के रखना, टू थिंक इन एडवांस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज़ टू डू इट। कौन करने वाला है, क्या करने वाला है, कैसे करना है, ये काम किसको करना है, कब करना है, कितने टाइम में करना है, ये सब फंक्शंस एडवांस में सोचने का काम ही प्लानिंग है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करते हैं, हम एम सेट करते हैं। एम बोलो, गोल बोलो, टारगेट बोलो, और उस एम से कैसे हम अपने जो भी है उसको अचीव करें, कैसे हम अपने एम को अचीव करें। तो उसके बीच का जो प्रोसेस है वो सोचना ही हमारा क्या है, प्लानिंग है। मतलब गोल्स सेट किए, टारगेट, और टारगेट को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी। ये एक्टिविटीज़ में हम कैसे किस किस को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देंगे, ये कितने टाइम में होना चाहिए। तो हमारे जो गोल्स होते हैं ना वो स्मार्ट होने चाहिए। तो हम लोग गोल्स कैसे सेट करेंगे, स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट, भी स्मार्ट का मीनिंग क्या है, स्पेसिफिक होने चाहिए। गोल्स हमारे कैसे होने चाहिए, स्पेसिफिक, मतलब ये हमको करना है, हमें क्लियर होना चाहिए माइंडसेट कि ये ऑब्जेक्ट है, ये टारगेट है, वो टारगेट को अचीव करना है। अगर हमारे गोल्स नहीं होंगे तो हम उसके हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। फिर हम कैसे होने चाहिए, मेजरेबल। तो सेकंड क्या था, मेजरेबल। आपके एम कैसे होने चाहिए, मेजरेबल, उसको मेज़र कर सके, मतलब हम हमारा कितना काम हुआ है, कितना बाकी है, कितना टाइम में कंप्लीट हो जाएगा वो। नेक्स्ट है अचीवेबल। गोल्स हमारे कैसे होने चाहिए, जो अचीव हो सके। ऐसे गोल्स नहीं होने चाहिए जो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं अचीव करना, टू बिल्ड कासल्स इन द एयर, ऐसे गोल्स नहीं रखने अपने को। तो नेक्स्ट है रियलिस्टिक। गोल्स कैसे होने चाहिए, जो इन प्रैक्टिकली पॉसिबल है। और टी से टाइम बाउंड। तो जो भी हमारे एम स्मार्ट होंगे या गोल या ऑब्जेक्टिव, तो उसको अचीव करने में सक्सेसफुल हम हो जाएंगे, मतलब सक्सेस होने के चांसेस इसमें ज़्यादा है। तो प्लानिंग समझिए आप, गोल सेट करना और उन गोल्स को अचीव करने के लिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं, इसको बोलते हैं कोर्सेज ऑफ एक्शन। कौन से एक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं, कोर्सेज ऑफ एक्शन। कभी कभी एक काम करने के बहुत सारे वेज होते हैं, तो कौन सा वेज हमारे लिए ज़्यादा बेटर है, कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन ज़्यादा कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल है, जिससे कंपनी का ग्रोथ होगा, जिससे कंपनी को बेनिफिट होगा, तो वो डिसाइड करना या वो सोचना प्लानिंग है। तो प्लानिंग कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, ये खाली एक मेंटल प्रोसेस है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, जहाँ पे आपको इनोवेटिव थिंक करना है। आप जितना इनोवेटिव थिंक करोगे उतना बिजनेस ग्रो करेगा। तो ये प्लानिंग कौन करता है, बेसिकली जो टॉप लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं वो प्लानिंग करते हैं कि कंपनी में क्या करना है, कौन कौन से डिसीजन लेने हैं, कौन से न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं, कौन से प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करना है, कहाँ पे इनोवेशंस करने हैं, रिसर्च करना है, डेवलपमेंट करना है। तो ये बेसिक फंक्शन है प्लानिंग आपका। तो अभी हम इसके, तो चलिए अभी देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस भी बोल सकते हैं हम, कि प्लानिंग करना क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। हेल्प्स टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स मतलब एम, गोल, टारगेट, आप कुछ भी बोल सकते हो उसको। तो आपके जो गोल्स सेट करने में हेल्प करता है प्लानिंग। कैसे गोल्स होने चाहिए, क्लियर,
मतलब एग्जैक्टली आपको करना क्या है। जब गोल्स क्लियर होंगे तब आप उन गोल्स को अचीव कर पाओगे, जब तक गोल्स सेट नहीं होंगे तब तक वो अचीव नहीं होंगे। तो मैनेजमेंट का मेन एम है, इंटेंशन क्या है, टू सेट गोल्स एंड टू अचीव देम। तो सबसे पहले हमें गोल तो सेट करने होंगे। तो प्लानिंग हमारी हेल्प करेगा कि हम कैसे अच्छे गोल सेट कर सकें, ताकि वो गोल्स हमें टाइम बाउंड में, जो गोल्स कैसे होने चाहिए, स्मार्ट हमने देखा था, स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल, रियलिस्टिक होने चाहिए, अटेनेबल होने चाहिए और टाइम बाउंड होने चाहिए, ताकि गोल्स हमारे ईजिली हमें अचीव हो सके। तो नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइड्स पाथ ऑफ एक्शन। वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, पाथ ऑफ एक्शन। पाथ मतलब एक कोर्स ऑफ एक्शन। हमने गोल सेट कर लिए हैं, तो गोल्स कैसे अचीव कर रहा है, कौन क्या काम करेगा, ड्यूटीज़, उसको डिवीज़न ऑफ वर्क कैसे करना है, रिसोर्सेज कहाँ से ऑर्गेनाइज करने हैं, कहाँ से फाइनेंस अरेंज करना है, किस किस को कितने टारगेट्स देने हैं। तो वो इसमें आ गया पाथ ऑफ एक्शन, मतलब वो काम कैसे करना है हमें। यहाँ पे हमने क्या सोचा कि क्या काम करना है, व्हाट टू डू। यहाँ पे हम क्या सोच रहे हैं कि कैसे करना है, हाउ टू डू, पाथ ऑफ एक्शन। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करते हैं हर एक पर्सन की, हर एक डिपार्टमेंट की या हर एक एम्प्लॉय की। तो नेक्स्ट क्या है, इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। प्लानिंग के थ्रू हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को टारगेट दे देते हैं। अगर एम्प्लॉयज़ को टारगेट नहीं देंगे तो वो प्रॉपर काम नहीं करेंगे, वो अपनी एफिशिएंसी का मिसयूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उनको एक टारगेट सेट कर देते हैं कि आपको आज दिन में, सपोज़ किसी एम्प्लॉय को हमने टारगेट दे दिया, आपको 100 यूनिट्स बनाना है, आज 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है। तो अभी वो, उसको पता है कि भाई 8 आवर्स है मेरे पास, कैसे भी करके मुझे ये काम करना ही है। तो हमने टारगेट दिया उसको, फिर उसने एट द एंड ऑफ द डे सपोज उसने 98 प्रोड्यूस किया, तो हम बोल सकते हैं भाई कुछ हद तक उसने प्रॉपर अच्छा काम किया। लेकिन अगर ये मैंने टारगेट ही नहीं दिया है, तब वो 80 बना के भी जाएगा तो उसको कौन पूछने वाला है, क्योंकि आपने उसको कुछ बोला नहीं, कभी तो 70 बना, 80 बना, 100 बना, कुछ टारगेट नहीं दिया था, तो वो अपने हिसाब से काम करके जाएगा। भले वो टाइम पास करके 50 भी बनाए तो भी आपको पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्लानिंग नहीं है। तो प्लानिंग से क्या होता है, हम परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि वो सुधर रहा है कि बिगड़ रहा है उसका। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन करने के लिए चाहिए प्लान। तो नेक्स्ट क्या है, ये हमारे रिस्क को मिनिमाइज़ करना है। मिनिमाइज मतलब रिस्क को कम्प्लीटली इग्नोर तो नहीं कर सकते, रिस्क मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है और बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। मार्केट में कंपटीशन होगा जैसे कि, या रिसेशन हो गया। तो प्लानिंग क्या करता है, अपने कोई फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन प्रोवाइड करता है कि फ्यूचर में क्या करना है। जैसे कि सपोज हमने एक वर्कर को कुछ बोल दिया कि भाई तू 50 सामान बनाना है आज दिन में, 50 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो उसने दिन भर काम किया लेकिन उसके 10 यूनिट्स ही बने सपोज, तब ये कम क्यों बने होंगे? तो बहुत सारे रीज़न होंगे इसके। सपोज पावर फेलियर हो गया, मशीन ख़राब हो गई, तो ऐसे कोई रीज़न जो अनअवॉइडेबल है। तो वैसे बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर भी होते हैं। तो अब ये पावर फेलियर हो गया तो ये तो हमारी गलती नहीं है, या मशीन ख़राब हो गई, मशीन डैमेज हो गई, तो ये भी हमारी गलती नहीं है, तो इसकी वजह से प्रोडक्शन कम हुआ। तो बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो फ्यूचर पे है। तो हमने सोचा था कुछ और हो कुछ और गया, तो अब उस पर हमारा कुछ कंट्रोल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, प्लानिंग को चेंज करते। तो हम प्लान ए बनाते, प्लान बी बनाते कि सेकंड प्लान इम्प्लीमेंट करेंगे उस टाइम पे। तो नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम मतलब होता है बेस्ट। जो भी आपके पास रिसोर्स है, रिसोर्स मतलब क्या हो सकता है, आपके पास मनी हो सकता है, मतलब पैसा हो सकता है, कैपिटल, मटेरियल, या कोई मशीन वगैरह है, इवन मैन पावर मतलब एम्प्लॉय, ये सब आपके रिसोर्स है। वो आपके लिए काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी के लिए। तो उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करना है, ये 4M का, जो आपके 4M है उनको बेस्ट कैसे यूज़ करना है ताकि हमारे कंपनी का जो परफॉर्मेंस यूटिलाइज़ करना है, ताकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो। तो कंपनी के पास कुछ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज रहेंगे तो उनको कैसे वह यूटिलाइज़ कर सकती है, या फिर नए रिसोर्सेज एक्वायर करना है तो कौन से बेस्ट रिसोर्सेज रहेंगे जो इसके सक्सेस के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए और ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है ये। हम प्लानिंग करके टारगेट सेट करते हैं, तो उन टारगेट के हिसाब से हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन करते हैं एम्प्लॉयज़ को
तो वो उसके लिए हम किस पर्सन को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, तो वो डिसीजंस लेने में ये हमारी हेल्प करता है। या फिर आपको कोई काम करना है, उसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, 1 2 3 4 बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या तो ऑप्शन 1 लो, या तो 2 लो, या तो 3 लो, या तो 4 लो। तो हम प्लान करके देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट है। जो ऑप्शन बेस्ट रहेगा इसकी हम स्टडी करेंगे, 4 ऑप्शन की। सपोज ये ऑप्शन बेस्ट है हमारे लिए, तो ये ऑप्शन को चूज़ करेंगे, ये कोर्स ऑफ एक्शन को काम करेंगे। फिर नेक्स्ट है यूजफुल इन सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। ये लास्ट फंक्शन है ना, कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग हेल्प करता है कंट्रोल करने में। हमने एक एग्जांपल भी देखा था, सपोज यही एग्जांपल ले लो। हमने इसको बोला था 50 बनाने के लिए, उसने बनाया 40। एक डे का टारगेट दिया था हमने, तो 50 सामान बनाना, लेकिन कितना बनाया 40। तो अभी मैं उसको पकड़ूंगा ना कि भाई तेरा कम 10 यूनिट्स कम क्यों बना। तो हमने क्या किया था, एक तो प्लान टारगेट सेट किया था, मतलब प्लान, उसके हिसाब से परफॉर्मेंस हुआ, परफॉर्मेंस मेज़र किया, कितना आया 40। फिर दोनों को कंपेयर किया, डिफरेंस आया 10 का। अब ये डिफरेंस क्यों आया, उसके रीज़न ढूंढेंगे। तो उसको बोलते हैं कॉजेज़ ऑफ डेविएशन, कि डेविएशन क्यों हो रहा है। फिर इन कॉजेज़ को एनालाइज करेंगे, और एनालाइज करने के बाद हम एक्शन लेंगे। अभी जैसे कि वो बोल रहे कि ये 40 यूनिट्स क्यों बने, रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया, या फिर हमको ऑर्डर लेट काम चालू गया, ऑर्डर लेट आया, इसके लिए लेट काम चालू हुआ, या फिर कुछ भी हो सकता है, बोलते कि पावर नहीं था बीच में। तो कुछ जेन्युइन रीज़न भी हो सकते हैं, कुछ फालतू रीज़न भी हो सकते हैं। तो हम सब रीज़न को देखेंगे, डेविएशंस को। उसके बाद हम उसको स्टडी करेंगे, बाद में एक्शन लेंगे, मतलब अपने को करना क्या है। एम्प्लॉय की गलती है या हमारा प्लान भी फॉल्टी हो सकता है। हमने बहुत ज़्यादा हाई टारगेट रखा है कि वो अचीव करना मुश्किल होता है। तो ये सब रीजंस को एनालाइज करके हमें क्या लेना, एक्शन। इसी को बोलते हैं एक्चुअली कंट्रोलिंग। अगर सपोज ये यहाँ पे नहीं होता, तब एम्प्लॉय ने 40 बनाया, ज़्यादा बनाया कि कम बनाया, मैं कैसे बोल सकता हूँ, क्योंकि कंपेयर करने के लिए कुछ है ही नहीं फिगर। तो हो सकता है कि 40 अगर मैं 30 से, वो एम्प्लॉय बोले कैसा नॉर्मली 30 बनता है, मैंने तो 40 बनाया, अच्छा काम किया। लेकिन मैंने अगर इसको बोला 50, तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ ना। तो कंट्रोलिंग बिना प्लानिंग के पॉसिबल ही नहीं है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, सारी एक्टिविटीज़ का कोऑर्डिनेशन प्लानिंग के थ्रू होता है। प्लानिंग क्या करता है, सब एक्टिविटीज़ का कोऑर्डिनेशन करता है। कोऑर्डिनेशन ऑटोमेटिकली आता है, अगर आपका प्लानिंग अच्छा है तो सब काम स्मूथली चलेगा। जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, परचेज डिपार्टमेंट हो गया। परचेज डिपार्टमेंट गुड्स खरीदता है, वो खरीद के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इसको प्रोड्यूस करके सेल्स को देता है। सपोज ये काम चल रहा है, तब यहाँ पे अगर किसी एक डिपार्टमेंट का काम रुक गया, इसका रुक गया, तो इन तीनों का रुक जाएगा, दोनों, ये दो भी खाली हो जाएंगे। तो सब एक्टिविटी स्मूथली काम करे, तो ये क्या करता है, प्लानिंग। तो ये प्लानिंग करेगा। जैसे कि सेल्स का सपोज 1 लाख का ऑर्डर आने वाला है, तो ये पहले से उसको बोल देगा कि भाई इस साल अपने को 1 लाख, या इस महीने में अपने को इतना प्रोड्यूस करना है। तो उसके हिसाब से वो क्या करेगा, बनाएगा गुड्स कि भाई 1 लाख का अपने को स्टॉक मेंटेन करना है, तो इसके हिसाब से परचेज भी करेगा, ऑर्डर्स भी प्लेस करेगा। तो प्लानिंग होगी तो सब में कोऑर्डिनेशन होगा। फिर अदर जो मैनेजमेंट फंक्शंस हैं प्लानिंग के अलावा, ये OSD COCO, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। दूसरे मैनेजमेंट के फंक्शंस भी प्लानिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर भी हमें सोचना तो हर जगह पड़ता है, बिना सोचे हम कोई भी काम नहीं कर सकते। तो ऑर्गेनाइजिंग में भी सोचना पड़ता है, स्टाफिंग में भी सोचना पड़ता है, डायरेक्टिंग में भी, कोऑर्डिनेटिंग में, और इवन कंट्रोलिंग में भी। कंट्रोलिंग का तो एग्जांपल भी देखा हमने कि कंट्रोलिंग चालू ही प्लानिंग से होता है। अगर ये टारगेट नहीं होगा, टारगेट कब सेट होगा, जब प्लानिंग होगी, तब तक कंट्रोलिंग हो ही नहीं सकता। फिर स्टाफिंग में भी देखेंगे हम लोग, आगे पढ़ेंगे तब। इन सब में प्लानिंग चाहिए, मतलब प्लानिंग एक बेसिक फंक्शन है जो हर जगह होता है। इसके बिना कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। तो चलिए अभी नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। तो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स बेसिकली हम बोल सकते हैं अरेंजमेंट्स। हमने सोच लिया, प्लानिंग किया कि हमें क्या क्या चाहिए, बट सोचने से काम तो होता नहीं है। जो भी रिसोर्सेस है उसको क्या करना है, अरेंज करना है रिसोर्सेस को। अभी रिसोर्सेस बेसिकली क्या हो सकते हैं, मेनली जैसे कि हमने डिस्कस किया था, मैन हो सकता है, मैन पावर मतलब,
मशीन हो गया, मटेरियल हो गया, और मेथड हो सकता है कि कौन सा मेथड फॉलो करें हम प्रोडक्शन करने में। एक और है इम्पोर्टेंट है, मनी करके है। तो ये जितने भी एम है ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपके लिए, रिसोर्सेज, कि हमारे पास मनी को अरेंज करना, अगर मनी की ज़रूरत है तो, क्योंकि फाइनेंस के बिना तो बिज़नेस पॉसिबल ही नहीं है। मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है, मैन पावर मीन्स लेबर, तो लोगों को अरेंज करो काम के लिए। तो बेसिकली ये काम स्टाफिंग करता है। फिर मशीन, काम करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए मशीन भी ज़रूरत होगी। मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल हो गया, जिनके बिना प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। और मेथड मतलब हमें प्रोडक्शन कैसे करना है, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करनी है, सेमी ऑटोमेटिक है, फुल्ली ऑटोमेटिक है, या मैनुअल लेबर के थ्रू काम करना है, तो कैपिटल इंटेंसिव करना है कि लेबर इंटेंसिव करना है। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती है। तो वो डिपेंड करता है कि हमने प्लानिंग कैसे की है, तो उसके हिसाब से अपने को क्या करना है, रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करना है। या तो हमारे पास ऑलरेडी है तो उनको कैसे हमें यूटिलाइज़ करना है बेस्ट, तो वो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आता है। मतलब बेसिकली रिसोर्सेज को जमा करो और उसका यूज़ करो, तो वो ऑर्गेनाइजिंग है। तो ऑर्गेनाइजिंग अगर इसको मीनिंग बोले तो इसके क्या हो गए कि डिफ़ाइन करना है अपने को एक्टिविटीज़ और ग्रुप करना है उनको, और जो भी पर्सन्स है उसमें एक अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करनी है। हमने एक प्रिंसिपल भी पढ़ा था फर्स्ट लेसन में, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि किस पर्सन को क्या करने की अथॉरिटी है। अथॉरिटी मतलब हक, उसका राइट, और रिस्पॉन्सिबल मतलब उसका एक ऑब्लिगेशन। यहाँ पे हम उसको पावर दे रहे हैं कि भाई तू ये काम कर सकता है, और यहाँ पे हम उसको जिम्मेदारी दे रहे हैं कि ये काम करना तेरा जिम्मेदारी है या तेरा ऑब्लिगेशन है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। विदाउट अथॉरिटी हम काम नहीं कर सकते हैं। जब तक आपको ऑथराइज नहीं किया जाए तब तक आप वर्क नहीं कर सकते। लेकिन अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलनी ज़रूरी है, क्योंकि हमने किसी को अथॉरिटी दी कि आप काम कर सकते हो, बट हमने उसको लायबल नहीं ठहराया, जिम्मेदार नहीं ठहराया, तब वो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ कर सकता है। तो दोनों होना बहुत ज़रूरी है, साइमल्टेनियस होना चाहिए। अथॉरिटी भी होनी चाहिए एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। अथॉरिटी अगर ज़्यादा है तो उसका मिसयूज़ कर सकता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अथॉरिटी नहीं है तो काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास पावर ही नहीं है काम करने की। उसको अथॉरिटी मतलब उसके पास हक नहीं है, अधिकार नहीं है, राइट नहीं है। तो भी इसका इम्पोर्टेंस देखते हैं क्या है। फर्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन और ऑपरेशंस को करने में हेल्प करता है, ये फैसिलिटेट करता है। इसके बिना एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है। और ऑपरेशन मतलब जो एक्टिविटी होगी, हमने जैसे कि ये यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था कि हमने एक डिपार्टमेंट का काम किसी एक पर्सन को हैंड ओवर कर दिया, उसको बोलता है हेड या मैनेजर हो गया, बेसिकली डिपार्टमेंटल हेड या मैनेजर, जो उसका पूरा काम काज देखेगा। ये तो हमने इसको क्या दे दी, अथॉरिटी दी कि भाई तो हम तुमको ऑथराइज़ करते हैं कि आप इसका डिपार्टमेंट का फंक्शनिंग देखो, और जो भी है उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल भी आप होंगे। हमने इसको बोला काम होना चाहिए, नहीं होगा तो इसको हम पकड़ेंगे आके, तो रिस्पॉन्सिबल भी ये होगा। तो अथॉरिटी के साथ साथ हमने मैनेजर को क्या दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी कि आपको ये काम करना है, एज वेल एज अगर नहीं हुआ तो हम उसके लिए तुम लायबल हो। जो लोग काम कर रहे हैं उनको नहीं पकड़ेंगे हम लोग। तो वो एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। और ऑपरेशन मतलब वो एक्टिविटीज़ जो ये एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं, वो एक्टिविटीज़ कब कर पाएंगे, जब उनके पास क्या होंगे, रिसोर्सेज होंगे ना। एम्प्लॉयज़ के पास अगर मशीन्स नहीं है तो कैसे फंक्शन करेंगे, मैन पावर नहीं है तो कैसे, बिना मैन पावर के कैसे वर्क होगा, काम होगा। तो एम्प्लॉयज़ भी ज़रूरत है, मैन पावर ज़रूरत है, मनी की ज़रूरत है। फिर नेक्स्ट क्या है, ब्रिंग्स स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन कब आता है, जब हम एक ही एक्टिविटी को कंटिन्यूस करते हैं, बार बार करते हैं, तब हम उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। बेसिकली एक प्रिंसिपल है डिवीज़न ऑफ वर्क का। हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए, उसमें से एक है डिवीज़न ऑफ वर्क। हमने अकाउंट्स में भी पढ़ा है, अपने 11th में पढ़ा होगा। जर्नल होता था, उसके बहुत सारे सब्सिडरी बुक्स बना दिए हमने, 8 बुक्स है। जैसे कि मैं शॉर्ट में बोल सकता हूँ, परचेज बुक है, सेल्स बुक है,
परचेज रिटर्न बुक है, सेल्स रिटर्न बुक है, और भी बहुत सारी है। कैश बुक हो गई, पेटी कैश बुक हो गई, परचेज रिटर्न बुक, फिर अपना जर्नल प्रॉपर हो गया। तो हमने क्या किया, हर एक इंसान को एक एक काम बैठा दिया यहाँ पे कि भाई पहला इंसान ये करेगा, सेकंड पर्सन ये काम करेगा, थर्ड पर्सन ये करेगा, फोर्थ पर्सन ये करेगा। तो ये क्या किया हमने, काम को बांट दिया ना। अभी एक इंसान यहाँ पे काम करता था, तो अभी हमने यहाँ पे कितने लोगों को बैठा दिया, अलग अलग लोगों को, 4 लोग फिलहाल मैंने एग्जाम्पल में 4 पर्सनस लिए, तो इन चारों में काम को बांट दिया। तो यही होता है डिवीजन ऑफ वर्क। तो अभी ये इंसान खाली परचेज का काम करेगा, ये इंसान खाली सेल्स का काम। तो हमने क्या किया, यहाँ पे काम को बांट दिया, ये परचेज का काम करेगा, ये खाली सेल्स का काम करेगा, ये परचेज रिटर्न का देखेगा, ये सेल्स रिटर्न का देखेगा। तो ये बार बार एक ही इंसान एक ही काम को करता रहेगा। अभी एक ही इंसान बार बार एक ही काम को कंटिन्यूस करता रहेगा तो उसमें एक्सपर्ट बन जाएगा। तो इसी से क्या आएगा, स्पेशलाइजेशन, मतलब एक ही काम बार बार करना बेसिकली। तो उसमें हम एक्सपर्ट बन जाते हैं, इसी को बोलते हैं स्पेशलाइजेशन। ये क्यों होता है, डिवीजन ऑफ वर्क की तरह, उसका बेनिफिट होता है ये। नेक्स्ट है डिफाइंस जॉब्स प्रॉपरली। जॉब्स मतलब उनका एक्टिविटी या वर्क। अभी एम्प्लॉयज़ को पता होना चाहिए कि उससे एक्सपेक्टेशन क्या है। हमने टारगेट सेट कर लिए, तो हम टारगेट एम्प्लॉयज़ को बताएंगे ना, तभी तो वो अचीव करेंगे। जैसे कि सेल्स लोग होते हैं, जो सेल्स पर्सन्स होते हैं, उनको सेल्स टारगेट देते हैं हम लोग कि ये वीक में, ये मंथ में आपको इतना टारगेट अचीव करना है। अगर आपने अचीव किया तो आपको एक्स्ट्रा मोटिवेट करने के लिए उनको कमीशन दिया जाता है, ताकि वो ज़्यादा और बेटर वे से परफॉर्म कर सकें। तो उनको पता होना चाहिए प्रॉपर्ली, मतलब प्रॉपर्ली उनको एक्सप्लेन करना है कि हमारे टारगेट्स क्या है, हम उसको कैसे अचीव कर सकते हैं, वो डिफाइन करना है, उनको एक्सप्लेन करना। क्लैरिफाई करना ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमने ऑलरेडी देखा था कि हर एक पर्सन को क्या पावर दिया गया है, उसको हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बोलते हैं। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या की रिस्पॉन्सिबल एरियाज़ उसकी। हर एक पर्सन को पता होता है कि उसकी जिम्मेदारियाँ क्या है, वो क्या, उसके पास पावर क्या है, उस काम क्या कर सकता है, और क्या अगर नहीं हुआ तो उसके लिए क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ऑब्लिगेशंस क्या है। तो वो हर एक पर्सन को पता होना चाहिए कि उसका ड्यूटी क्या है और उसका राइट्स क्या है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करता है। ये सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, जब हम सारे फंक्शंस प्रॉपरली करते हैं ना तो ये ऑटोमेटिक स्टैब्लिश हो जाता है। कोऑर्डिनेशन मतलब एक फंक्शन प्रॉपर काम करेगा। जैसे कि हमने एक एग्जांपल, बहुत बेस्ट एग्जांपल है प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन करता है जो पर्सन, और प्रोडक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, परचेस के ऊपर, और यहाँ पे सेल्स डिपेंड करता है। तो सेल्स प्रॉपर कब होगा, जब प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन कब होगा, जब परचेस होगा। तो अगर यहाँ पे एक का भी इसका काम अगर डिस्टर्ब हो गया तो इसका काम भी डिस्टर्ब हो जाएगा, ये सेल नहीं कर पाएगा। ये तो इंडिपेंडेंट है क्योंकि ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर गुड्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो इसका काम भी रुक जाएगा। तो यहाँ पे एक का काम खराब होने से दूसरे का काम भी बिगड़ जाते हैं। तो यहाँ पे स्मूथली सब काम चलेगा, रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे तो, और क्या होगा, ऑटोमेटिक कोऑर्डिनेशन आ जाएगा, मतलब हर एक पर्सन दूसरे पर्सन को सपोर्ट करेगा। इससे हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट होता है, जो टॉप लेवल के लोग ही करते हैं, ये सब टॉप लेवल मैनेजमेंट ही ऑर्गेनाइजिंग का काम करता है। तो वो क्या करता है, बहुत बेस्ट वे में होगा, मतलब ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर पाएंगे वो लोग, ज़्यादा बेटर वे से डिसीजन ले पाएंगे, ज़्यादा बेटर वे से वो लोग अपने टारगेट सेट करके उनको अचीव कर पाएंगे। ये हेल्पफुल है ग्रोथ के लिए और डाइवर्सिफिकेशन के लिए। अभी ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या, रिसोर्सेज को बेटर वे में यूज़ करना। तो उन रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करके बिजनेस को एक्सपांड करें। ग्रोथ करना मतलब बिजनेस को आगे बढ़ाना। वो कब बढ़ेगा, ग्रोथ के लिए सबसे मेन क्या चाहिए, आपको प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट कब होगा, जब लॉसेस मिनिमम होंगे। लॉसेस कब मिनिमम होंगे, जब आप जो भी रिसोर्सेज आपके पास वो बेस्ट यूज़ करोगे। एम्प्लॉय प्रॉपर अच्छे से काम करेगा, आपके पास जो मनी पड़ा है वो प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं, जो भी है आपके पास, मैन है, मशीन है, मटेरियल है, मेथड है, उन सब का बेस्ट यूज़ करोगे, तब आपका वेस्टेज कम होगा। जब वेस्टेजेस कम होगा तब आपकी, और उसके साथ ही आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। वेस्टेजेस कम होने से प्रॉफिट सीधा बढ़ेगा, क्योंकि वेस्टेजेस मतलब खर्चे कम होंगे तो आपका अल्टीमेटली क्या बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। और वही प्रॉफिट हम यूज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस को आगे ग्रो करने के लिए, या फिर अलग बिजनेस लाइन में जा सकते हैं। हम एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में अपने
जा सकते हैं और बिजनेस को क्या करते हैं, एक्सपांड और डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, मतलब एक नई लाइन स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस की। नेक्स्ट क्या है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी। लोगों में क्या आएगी, एक सिक्योरिटी की सेंस आएगी, मतलब एम्प्लॉयज़ को क्या लगेगा कि वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में रह रहे हैं उसके ऊपर वो डिपेंड रह सके, वो इनको फ्यूचर में बेनिफिट्स देगा। अभी कुछ कंपनियां क्या करती है कि जैसे कि डाउनफॉल आता है कंपनीज में तो एम्प्लॉयज़ को निकाल देती है, तो वहाँ पे क्या होता है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं होती एम्प्लॉयज़ के अंदर। तब अगर प्रॉपरली ऑर्गेनाइजिंग होगा तो एम्प्लॉयज़ में एक सिक्योरिटी की सेंस रहेगी, ताकि उनको जॉब से नहीं निकाला जाएगा। फिर जो भी कंपनी के साथ डील कर रहे हैं उनको कंपनी के ऊपर भरोसा रहेगा। फिर नेक्स्ट है स्कोप फॉर इनोवेशंस। ये हमारे लिए इनोवेशंस करने के स्कोप लाती है। इनोवेशंस मतलब कुछ नया क्रिएट, कुछ नया करना, कुछ अलग करना, कुछ हटके करना। इनोवेशंस करेंगे तभी तो मार्केट में टिक पाएंगे। अभी बहुत सारी कंपनीज मार्केट में है, बहुत कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, तो इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कौन विन कर सकता है, कौन सर्वाइव कर सकता है, जो कुछ नए इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करे, कुछ नया, कुछ अलग, कुछ हटके बनाए। फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये ऑलरेडी हमने प्लानिंग में भी देखा था कि जो भी रिसोर्सेज है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करना है, तभी तो आपका वेस्टेज मिनिमम होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, और हम इसमें और भी डाल सकते हैं, एफिशिएंसी आपकी बढ़ेगी तो परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। बेसिकली सारे पॉइंट्स एक दूसरे से लिंक किए हैं। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, रिसोर्सेज कौन से आपके, ये जो हमने यहाँ पे देखे, मैन, मटेरियल, मशीन पावर, तो ये सब बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा कभी जब भी हम प्रॉपरली उनको यूटिलाइज करेंगे। जो हमारे एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है वो, या जो हम नए एक्वायर करने वाले हैं, या तो इंटरनल हो सकते हैं रिसोर्सेज, या तो एक्सटर्नल जो बाहर से आने वाले हैं। कुछ हमारे कंट्रोल में होते हैं, कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो इंपॉर्टेंट था पॉइंट वो खत्म हो गया अपना। अभी नेक्स्ट जो फंक्शंस है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।